हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़ी थी। आज हम थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम और टेलीगन थ्योरम्स पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं थेवेनिन एंड नॉर्टन्स थ्योरम से। दोनों एक ही जैसी हैं, एक साथ ही पढ़ लेते हैं। ये एक नेटवर्क है जो लीनियर एवं बायलैटरल होना चाहिए और इसमें कम से कम एक सोर्स होना चाहिए, मिनिमम वन सोर्स। तो कंडीशन याद रहे, लीनियर बायलैटरल नेटवर्क होना चाहिए और इसमें एक सोर्स होना चाहिए, मिनिमम एक, ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। ये वो ब्रांच है जिसमें अपने से करंट या वोल्टेज पूछा जाएगा। इस ब्रांच को सबसे पहले इस ब्रांच को यहाँ से अपन रिमूव कर देंगे। ठीक है, इस ब्रांच को यहाँ से आप रिमूव कर दो और ये टर्मिनल हो गए ए और बी, इनका अपन ने नाम दे दिया। ठीक है, अब ये जो बचा हुआ सर्किट है जिसमें अपने करंट वोल्टेज पूछी, उसको हटाने के बाद जो बचा हुआ सर्किट है उसको दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड है, उसमें एक वोल्टेज सोर्स सीरीज विद रेजिस्टेंस, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सेकंड तरीका है जिसमें एक करंट सोर्स पैरेलल विद रेजिस्टेंस के साथ रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये ए बी जो टर्मिनल अपने यहाँ बताए हैं, जिनके बीच में वो ब्रांच कनेक्ट होगी जिसमें अपने से करंट या वोल्टेज पूछा गया, वो यहाँ पर अपने ओपन छोड़ दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ VOC क्या है, ISC क्या है और R इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे। तो R इक्विवेलेंट तो दोनों में सेम ही है, यहाँ जितना आएगा उतना ही यहाँ निकल के आने वाला है। सेम ही मेथड से कैलकुलेट करने वाले हैं। इस मॉडल को अपन थेवेनिन मॉडल कहेंगे और ये नॉर्टन है। तो ये थेवेनिन थ्योरम का सर्किट हो गया, ये नॉर्टन थ्योरम का सर्किट हो गया, एक ही जैसे, इसलिए साथ साथ पढ़ रहे हैं। यहाँ जो VOC है वो क्या है, ओपन सर्किट वोल्टेज है, अर्थात इन टर्मिनल्स को ओपन छोड़ देंगे और इन टर्मिनलों के बीच में वोल्टेज फाइंड आउट कर लेंगे कितना है, उसको बोलेंगे VOC, ओपन सर्किट वोल्टेज, जिसको अपन VTH से भी लिखते हैं, थेवेनिन्स वोल्टेज कहते हैं। ओके, R इक्विवेलेंट की बात अपन एग्जांपल्स में समझेंगे कि एग्जांपल में ही कि R इक्विवेलेंट कैसे निकालना है। ISC क्या है, ये है शॉर्ट सर्किट करंट, ये नॉर्टन थ्योरम के अंदर निकालनी होती है। ये शॉर्ट सर्किट करंट है बिटवीन A एंड B व्हेन V इक्वल्स टू 0। देखो इसमें क्या करेंगे अपन, इन दोनों टर्मिनल को शॉर्ट कर देंगे और शॉर्ट करने के बाद उस ब्रांच में से कितनी करंट पास हो रही है, जैसे ऐसे शॉर्ट कर देंगे, इनको शॉर्ट कर दिया और फिर फाइंड आउट करेंगे कि इस ब्रांच में से कितनी करंट गई, शॉर्ट सर्किट में से कितनी करंट गई, वो जो करंट होगी वो यहाँ लिख देंगे ISC। ठीक है, R इक्विवेलेंट निकालने का क्या तरीका है, जो अपने पास नेटवर्क होगा उस नेटवर्क के अंदर वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर देंगे, करंट सोर्स को ओपन सर्किट कर देंगे और उसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, R इक्विवेलेंट की वैल्यू निकाल लेंगे, जिसे थेवेनिन थ्योरम में RTH से लिखते हैं। तो इन दोनों थ्योरम्स को एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, बहुत ही आसानी के साथ समझ में आएगी। थ्योरी के अंदर इतना ही ध्यान रखना है कि ये लीनियर बायलैटरल नेटवर्क के लिए एप्लीकेबल है और उस नेटवर्क में कम से कम एक सोर्स होना चाहिए। देखते हैं एग्जाम्पल। देखो ये एग्जाम्पल है, ये क्वेश्चन है अपने पास और इसको थेवेनिन थ्योरम से अपन सोल्व करेंगे। इसमें इस ब्रांच के अंदर 5 ओम के अंदर करंट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इस ब्रांच को सबसे पहले यहाँ से अपन रिमूव कर देंगे। सबसे फर्स्ट में यही करना है कि इन दोनों टर्मिनलों का नाम दे दो, जैसे A और B, और इस ब्रांच को यहाँ से रिमूव कर दो। ठीक है, रिमूव करने के बाद जो बाकी सर्किट बचेगा, इसको पहले रिमूव ही कर देते हैं। ठीक है, देखो इसको अपन ने यहाँ से रिमूव कर दिया रिमूव। सबसे पहले ये करना है कि यहाँ से इसको हटा दो, दूसरा सर्किट बना लेना और उसमें इसको हटा देना। यहाँ से हटाने के बाद अपने को इस सर्किट को, बचे हुए सर्किट को इसमें बदलना है, VOC और R इक्विवेलेंट में। ये A और B टर्मिनल आ जाएंगे, A और B टर्मिनल के बीच में ये 5 ओम का रेजिस्टेंस बाद में अपन कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये अपने को करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले R इक्विवेलेंट कैसे निकालना है ना, तो उसका प्रोसीजर मैंने लिखा है। सभी इंडिपेंडेंट सोर्सेज को उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देते हैं, अर्थात वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, 0 ओम। तो 0 ओम का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट, तो जो वोल्टेज सोर्स है उसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे। करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है इनफाइनाइट, तो अर्थात ओपन सर्किट, तो करंट सोर्स को ओपन सर्किट कर देंगे। ओके, डिपेंडेंट जो भी सोर्स हैं उनमें कोई चेंज नहीं करना है।
ठीक है, तो ये सर्किट देखो ध्यान से, देख लिया। इस सर्किट को मैं ऐसे डिनोट करने वाला हूँ। जो रेजिस्टेंस है उनको एज इट इज़ रखना है। ए और बी के बीच में जो 5 ओम था उसको तो अपने रिमूव कर ही दिया है, तो इन सब की वैल्यू कितनी थी, 10 ओम, ये भी 10 ओम और ये भी 10 ओम। तो जो रेजिस्टेंस थे उनको तो एज इट इज़ लिख दिए। यहाँ पर है वोल्टेज सोर्स और यहाँ है करंट सोर्स। तो वोल्टेज सोर्स का क्या करना है, शॉर्ट सर्किट करना है। तो वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर दो, इस तरह से ये शॉर्ट सर्किट हो गया। करंट सोर्स को क्या करना है, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब देखो ये ओपन सर्किट ही है, और चाहो तो इसको यहाँ से रिमूव कर दो, इस ब्रांच को, ताकि आप कन्फ्यूज ही ना हो। ठीक है, अब इन दोनों टर्मिनलों के बीच में यहाँ से अपने को आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, सिंपल सा जॉब बचा है। देखो मान लो यहाँ से कोई करंट आई तो यहाँ 2 पार्टों में डिवाइड हो जाएगी, इधर चली जाएगी और इधर चली जाएगी। 2 पार्टों में डिवाइड होगी तो अर्थात ये दोनों एक दूसरे किस में आ गए, पैरेलल में आ गए। करंट डिवाइड पैरेलल में होती है, तो 10 और 10 का पैरेलल क्या होगा, 10/2 5 ओम हो गया। तो इन दोनों का पैरेलल निकल के आया 5 ओम, और वो सीरीज में आ जाएगा 10 ओम के। अर्थात ये सर्किट कुछ इस तरीके से बन गया। देखो ये टर्मिनल अपना ए है, यहाँ से ये 10 ओम है अपना, और इन दोनों का जो पैरेलल निकाला था, इन दोनों का पैरेलल वो 5 ओम आया था, तो ये अपना 5 ओम आ गया, और इसको ये टर्मिनल बी हो गया। 10 और 5 क्लियर है। तो ए बी 10 और 5 का सीरीज कितना होता है, 15 आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 15 ओम। ठीक है, तो अपने को एक तो चाहिए था आर इक्विवेलेंट, जिसकी वैल्यू अपन ने 15 ओम निकाल ली। निकालने का प्रोसीजर क्या है, वोल्टेज सोर्स जो सर्किट के अंदर है उसको शॉर्ट सर्किट कर दो, करंट सोर्स को ओपन सर्किट कर दो। जिस ब्रांच में करंट निकालनी थी उसको वहाँ से पहले रिमूव कर ही चुके हैं, बाकी जो सर्किट बचा है उसके अंदर इन टर्मिनलों को की तरफ से देखते हुए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लेंगे, जिसकी वैल्यू आई 15 ओम। अब ये आर इक्विवेलेंट निकालने का प्रोसीजर थेवेनिन थ्योरम में और नॉर्टन थ्योरम में सेम है, इसलिए नॉर्टन थ्योरम में इसको दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, डायरेक्ट आर इक्विवेलेंट की वैल्यू 15 ओम उठा लेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू निकाल ली। अब हमें क्या चाहिए, VOC। ठीक है, ये और पता चलते ही इस बाकी बचे हुए जो नेटवर्क बचा था उसको इस फॉर्म में अपन कन्वर्ट कर लेंगे। अब निकालते हैं इसका VOC कैसे निकलेगा, ओपन सर्किट वोल्टेज। ये देखिए यही सर्किट है, इसके अंदर अपने किसी को रिप्लेस नहीं करना है। गलती मत करना कि वो तो आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए करना था। ठीक है, इस सर्किट को एज इट इज उठाना है, बस ए और बी के बीच में जो रेजिस्टेंस था उसको रिमूव करना है। वो तो स्टार्टिंग में रिमूव कर देंगे अपन, उसको तो रखना ही नहीं है। ठीक है, उसको लास्ट में काम लेंगे। ओके, तो देखो कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, और मैंने कहा था अपने लिए बेस्ट होता है नोडल, तो अपन सारा काम नोडल से करेंगे। तो यहाँ अपन नोड वोल्टेज V मान लेते हैं। देखो 3 ब्रांचें जुड़ी हुई, यहाँ भी और यहाँ भी, बीच में कोई एलिमेंट नहीं है, तो मैं ये नोड वोल्टेज V मान लिया। ये रेफरेंस वोल्टेज हो गया 0 वोल्ट। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो करंट, एक करंट इधर चली गई, एक इधर, एक इधर। इधर कोई करंट जाएगी क्या, ओपन सर्किट है तो नहीं जाएगी, तो ये वैसे ही 0 होगी। तो इधर अभी कोई करंट जा नहीं रही है, तो इनका नाम लिख दो I1, I2, I3, और इधर करंट कितनी गई थी I4, जिसकी वैल्यू अपन ने 0 कर ही दी है। ओके, तो KCL अप्लाई कर दो नोड पर। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इजकस टू 0। I1 की वैल्यू निकालो। अब तो आप एक्सपर्ट हो गए होंगे निकालने में। ये 0 है तो ये 100 हो गया, V माइनस 100 डिवाइड बाई 10, V माइनस 100 डिवाइड बाई 10 प्लस I2 की वैल्यू कितनी आ गई, डायरेक्ट करंट दी हुई है 10 एम्पियर, और अपने मानी बाहर की तरफ है, करंट अंदर की तरफ जा रही है, तो माइनस का 10 सीधा। I3 की वैल्यू V माइनस 0 डिवाइड बाई 10 प्लस I4 की वैल्यू मैंने बताई दी कि 0 है, इक्वल टू 0। 0 क्यों है, क्योंकि यहाँ ये ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट में कोई करंट नहीं जाती है। ओके, ये कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर 10 ओम 10 वोल्ट जो है 10 अपना आ गया LCM, तो V माइनस 100 माइनस ये 100 हो गया प्लस V प्लस 0 इक्वल्स टू 0। ये इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। 2V माइनस 100 इजकस टू 0, माइनस का 200 हो गया, तो V इजकस टू 200
डिवाइड बाई 2 इजकस टू 100 वोल्ट। तो V की वैल्यू कितनी निकल के आई है हमारी 100 वोल्ट। ओके, यही VOC हो जाएगा। देखो कैसे होगा, यहाँ भी कंफ्यूज होते हैं लोग। यदि यहाँ पर वोल्टेज 100 वोल्ट है, इस पॉइंट पर भी 100 है, इस पॉइंट पर भी 100 है, अब इधर कोई करंट जा नहीं रही है, तो अर्थात यहाँ पर कोई वोल्टेज ड्रॉप होगा नहीं। यदि यहाँ पर कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा तो ये वोल्टेज जितना है उतना ही वोल्टेज ये होगा। यदि यहाँ पर कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा तो, अदरवाइज वोल्टेज ड्रॉप होता तो वो वोल्टेज ड्रॉप इसमें से घट जाता। यहाँ कोई वोल्टेज ड्रॉप है ही नहीं है, तो यहाँ पर भी वोल्टेज सेम ही रहने वाला है 100 वोल्ट। और यहाँ पर देखो बी पॉइंट पर वोल्टेज कितना है 0। देखो यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0 और यहाँ पर भी 0। तो ए पर है 100 वोल्ट, बी पर है 0, तो वोल्टेज डिफरेंस कितना होगा 100 माइनस 0 करेंगे तो 100 वोल्ट। तो VOC की वैल्यू हमने कितनी निकाल दी 100 वोल्ट। ठीक है, तो अब थेवेनिन मॉडल क्या है? थेवेनिन मॉडल है ये रेजिस्टेंस, ये वोल्टेज सोर्स और ये टर्मिनल निकल के आ गया अपना A और B। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आई थी 15 ओम। वोल्टेज कितना निकल के आया है 100 वोल्ट। VOC इसको तो बोल देते हैं VTH। VOC जो VOC था वही उसको VTH बोल देते हैं थेवेनिन को रेस्पेक्ट देने के लिए। और ये जो आर इक्विवेलेंट था उनको अपन RTH बोल देंगे थेवेनिन्स के लिए। ओके, ए और बी के बीच में क्या कनेक्ट था, एक 5 ओम का रजिस्टर कनेक्ट था, तो उसको यहाँ अपन ने कनेक्ट कर दिया 5 ओम के रजिस्टर को। ठीक है, अब इसमें अपने से करंट पूछिए। कितना सिंपल बचा है क्वेश्चन, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये दोनों सीरीज के अंदर हैं, 15 और 5 20, तो I इजकस टू V 100 है डिवाइड बाई रेजिस्टेंस 15 5 कितना हो गया 20। तो 20 100 पर से 100 पर कट गई, 2 पंजू 10, तो I की वैल्यू आ गई 5 एम्पियर। तो ये था थेवेनिन से क्वेश्चन को सोल्व करना। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करना है, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर देंगे, करंट सोर्स को ओपन सर्किट कर देंगे, और जो टर्मिनल ओपन किया था, जिस ब्रांच में रेजिस्टेंस पूछा था, उसको तो पहले रिमूव कर ही चुके थे। यहाँ से देखते हुए आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, उसके बाद क्या करना है, ओपन सर्किट वोल्टेज निकालना है। उसके लिए सर्किट को सेम एज इट इज़ रखना है, बस ये ब्रांच को हटा देना जिसमें करंट को पूछा है। उस ब्रांच को रिमूव करने के बाद इन दोनों टर्मिनलों के बीच में वोल्टेज को निकालना है। आप जिस भी मेथड से निकालें, चाहे KCL KVL अप्लाई करके निकालें, या मैश एनालिसिस से करें, या नोडल से करें, जिससे भी करें, ये VOC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। वो कर लिया आपने, फिर मॉडल में आ जाएंगे, VOC की वैल्यू लिख देंगे जिसको अपन VTH कह देंगे, RTH की वैल्यू 15 ओम लिख दी अपन ने, और जो लोड रेजिस्टेंस था वो लगा देंगे, और करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। अब इसी क्वेश्चन को अपन नॉर्टन थ्योरम से करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, नॉर्टन थ्योरम का इक्विवेलेंट सर्किट ये निकल के आने वाला है। ठीक है, इस ब्रांच में करंट पूछिए, इस टर्मिनल का नाम दे दिया A, इस टर्मिनल का नाम दे दिया B। सबसे पहले चाहे थेवेनिन थ्योरम हो या नॉर्टन थ्योरम हो, जिस ब्रांच में करंट पूछा गया है उसको वहाँ से रिमूव कर दो। इसको लास्ट में यूज करेंगे जब मॉडल अपन निकाल लेंगे तब। ठीक, ये इसको अपन ने यहाँ से रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद में ये कैलकुलेट करना है ISC और R इक्विवेलेंट। ठीक है, R इक्विवेलेंट निकालने का सेम प्रोसीजर है जो अपन ने थेवेनिन में किया था, अर्थात वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर देना, करंट सोर्स को ओपन सर्किट कर देना, इन टर्मिनल्स को अंदर से इधर से देखते हुए R इक्विवेलेंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू वहाँ हमने फाइंड आउट कर ही ली है। तो R इक्विवेलेंट कितना आया था, R इक्विवेलेंट की वैल्यू आई थी 15 ओम, सेम ही रहने वाली है। तो R इक्विवेलेंट हमें मिल गया है जो यहाँ लिखना है। ठीक है, अब क्या निकालना है ISC। ये होती है शॉर्ट सर्किट करंट। किसको शॉर्ट करेंगे, A और B टर्मिनल को यहाँ से यहाँ ये शॉर्ट कर दिया, और अब इसके अंदर कितनी करंट फ्लो होगी उसको बोलते हैं ISC। ठीक है, ये करंट हमें निकालनी। अब आप जो प्रोसीजर लगाएं उससे करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं तो नोडल से ही करूँगा, तो आप एक बार देख लें। ये इस नोड को अपन ने रेफरेंस नोड कह दिया और वोल्टेज लिख दिया 0 वोल्ट। ये एक प्रिंसिपल नोड है, ये भी एक प्रिंसिपल नोड है, लेकिन यदि यहाँ पर मैं वोल्टेज V कह दूंगा तो यहाँ पर भी वोल्टेज सेम ही रहने वाला है V, क्योंकि बीच में कोई एलिमेंट तो आया नहीं, तो आप V रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से आउट गोइंग करंट कितनी है, कितनी आउट ब्रांचें कितनी कनेक्ट हैं, सब ब्रांचों के अंदर आउट गोइंग करंट मान लें 1 2
3 और अब इधर भी करंट जाएगी क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट ओपन नहीं है यहाँ, ठीक है। तो करंट मान लो I1, I2, I3 और I4, इसको एक ही नोड मान लिया ना ऐसे, क्योंकि ब्रांच कनेक्ट ही नहीं है तो पॉइंट एक जगह ही कनेक्ट है, ओके, ठीक है। तो KCL अप्लाई कर दो यहाँ पर, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। I1 की वैल्यू देखो, अभी थोड़ी देर पहले ही किया था, जस्ट वैसे ही है, V माइनस 100 डिवाइड बाई 10 प्लस I2 की वैल्यू माइनस का 10 प्लस I3 की वैल्यू V अपॉन 10 और I4 की वैल्यू V अपॉन 10 इज इक्वस टू 0, ओके। सेम एलसीएम आ गया 10, तो V माइनस 100 माइनस का 100 प्लस का V प्लस का V इज इक्वस टू 0। कितने V आ गए, 1, 2 और 3, ये तो इधर जाके 0 हो ही जाएगा, तो हो गया 3V माइनस का 200 इज इक्वस टू 0। तो 3V इज इक्वस टू 200, तो V इज इक्वस टू 200 डिवाइडेड बाई 3, ओके। तो V इज इक्वस टू 200 डिवाइड बाई 3 हमें निकल के आ गया। अब देखो हमें क्या चाहिए, ये वाली करंट चाहिए, यही तो जाएगी इसके अंदर, जो I4 है वही इस ब्रांच में से शॉर्ट सर्किट में से जाने वाली है, तो हमें I4 की वैल्यू चाहिए। और I4 की वैल्यू क्या है, वही ISC है, और उसकी वैल्यू क्या थी, देखो I4 की वैल्यू क्या लिखी थी, V/10, तो V 200 है डिवाइड बाई 3 है, डिवाइड बाई रजिस्टेंस कितना था इस ब्रांच में, 10 ओम, देखो 10 ओम, तो V/10 है ना, 10 से इसको डिवाइड कर देंगे, वोल्टेज को 10 से डिवाइड कर दो, तो 100 पर से 100 पर कट गई, तो करंट की वैल्यू आई 20 डिवाइड बाई 3, ISC की वैल्यू आई है 20 डिवाइड बाई 3। तो देखिए यहाँ हमें ISC की वैल्यू मिल गई 20/3, R इक्विवेलेंट की वैल्यू हमने पहले ही निकाल ली थी 15 ओम, जो लास्ट में थेवेनिन में जितनी आई थी वो सेम ही रहेगी। अब A और B के बीच में जो ब्रांच थी वो वापस जोड़ देते हैं, ब्रांच थी 5 ओम का रजिस्टर था, उसको वापस जोड़ दिया, और करंट पूछिए इस 5 ओम में से हमसे, ठीक है। करंट डिवाइडेशन रूल लगा दो और डायरेक्ट निकाल लो, तो इस I की वैल्यू हो जाएगी, इस ब्रांच में करंट निकालना है तो करंट डिवाइडेशन क्या कहता है, ये रेजिस्टेंस ऊपर रहेगा, तो 15 डिवाइड बाई दोनों का सम, 15 + 5 कितना हो गया 20, गुणा टोटल करंट है 20 डिवाइड बाई 3, 20 से 20 कैंसिल हो गया, 3 एकम 3, 3 पंजू 15, तो देखो I की वैल्यू कितनी है इस ब्रांच में 5 एम्पियर। तो इस क्वेश्चन को चाहे थेवेनिन थ्योरम से करें या नॉर्टन थ्योरम से करें, तरीका अलग अलग है, आंसर सेम ही आया है। अब एक चीज़ और देखें ध्यान से, जब मैं इसको यहाँ बता रहा था आपको, तब मैंने कहा था कि ये सोर्स कन्वर्जन ही है एक टाइप का। जब ये वोल्टेज सोर्स सीरीज विद रेजिस्टेंस है तो इसको अपन करंट सोर्स पैरेलल विद रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो यहाँ VOC की वैल्यू अपनी कितनी निकल के आई थी 100 वोल्ट, R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आई थी 15 ओम, ठीक है। तो अब इसको मेरे को इसमें कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करूँगा, ISC की वैल्यू निकालनी है, अर्थात करंट सोर्स की वैल्यू निकालनी होती है, तो क्या करते हैं V/R कर देते हैं। V की वैल्यू कितनी है 100 है, और रजिस्टेंस की वैल्यू कितनी 15 है, तो 100 डिवाइडेड बाई 15, तो कितनी बार गया 5 दूनी 10, 0 5 3 15, 20/3, तो इसकी वैल्यू कितनी आई 20/3, और R इक्विवेलेंट सेम टू सेम रख देते हैं, तो ये 15 ओम है, तो ये भी 15 ओम। तो हमने जो वहाँ निकाला है वो भी यही निकल के आई, शॉर्ट सर्किट करंट दूसरे तरीके से निकाली तब भी 20/3 निकल के आई है, R इक्विवेलेंट 15 ओम ही निकल के आया है। तो यदि अपने को थेवेनिन थ्योरम अच्छे से आती है तो नॉर्टन थ्योरम्स में ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप ये बना ले थेवेनिन थ्योरम का और उसमें सोर्स कन्वर्जन करके नॉर्टन थ्योरम्स का मॉडल तैयार कर सकते हैं, ठीक है। अब कई बार क्वेश्चन में अपने को VOC दे देते हैं कि भाई इस ब्रांच को निकालने के बाद ओपन सर्किट वोल्टेज 100 वोल्ट आया और इन दोनों टर्मिनलों को शॉर्ट करने के बाद जो करंट आई है वो ये आई है, तो बताओ R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी, तो उसमें VOC/ISC कर देना और R इक्विवेलेंट की वैल्यू निकाल लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, ठीक है। अब अपन करेंगे मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम क्या कहती है वो समझिए ध्यान से। ये एक नेटवर्क है,
इसके अंदर ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसको लोड रेजिस्टेंस कहते हैं, ये वेरिएबल है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि इस लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी रखें कि इस पर मैक्सिमम पावर आए, अर्थात सोर्स जो भी है इसके अंदर वो मैक्सिमम पावर लोड को ट्रांसफ़र करे, वो कंडीशन क्या होगी, अर्थात उसके लिए इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को अपन कितना रखें। तो एडजस्टेबल हमेशा क्या रहेगा अपने पास, लोड। तो यदि लोड एडजस्टेबल है उसी केस में ये सारी लगेंगे। यदि अपने से पूछ ले कि इंटरनल रेजिस्टेंस को कितना रखना है तो अपन कहेंगे मिनिमम, और बोलो मिनिमम कितना, तो अपन कहेंगे 0 कर दो इंटरनल रेजिस्टेंस को, इसके अंदर वाले जितने रेजिस्टेंस हैं वो अपने पास यदि हाथ में हो और वो कहीं वेरिएबल है तो आप उनको क्या करो, तो उनको आप 0 कर दो, तब यहाँ मैक्सिमम पावर आएगी। लेकिन ये जो भी अपन कंडीशंस पढ़ेंगे वो कंडीशन तब लागू होंगी जब लोड रेजिस्टेंस वेरिएबल हो। ये तो अपने हाथ में है ही नहीं, ये तो इंटरनल है, इसके अंदर है, ठीक है। तो उस केस के अंदर ये अपन सब पढ़ने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले ए और बी टर्मिनल को ओपन कर दो, इस रेजिस्टेंस को यहाँ से हटा दो और जो बाकी नेटवर्क बचे उसको थेवेनिन मॉडल में कन्वर्ट कर लो, अर्थात VTH और RTH अभी जो थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था उसमें कन्वर्ट कर लो। ए और बी टर्मिनल वापस आ गए, इन दोनों के बीच में जो रेजिस्टेंस को अपन ने रिमूव किया था उसको वापस लगा दो, ठीक है। यहाँ तक का काम हमने कर लिया। उसके बाद में I की वैल्यू निकालनी, ये वाली करंट, अब कितनी करंट फ्लो हो रही है, तो वोल्टेज कितना है VTH, रेजिस्टेंस दोनों सीरीज में है तो RTH प्लस RL कर देंगे, तो I इक्वल्स टू VTH अपॉन RTH प्लस RL, ठीक है। पावर क्या होती है, I स्क्वायर इंटू R होती है, तो PL, L का मतलब लोड पावर, I स्क्वायर इंटू R, R कौन सा है, ये वाला, इस पर हमें पावर चाहिए तो इसको लेंगे हम, तो I स्क्वायर इंटू RL। I की वैल्यू यहाँ से पुटअप कर देंगे, VTH अपॉन RTH प्लस RL का होल स्क्वायर इंटू RL, ठीक है। अब हमें कंडीशन जनरेट करनी है कि ये पावर मैक्सिमम कब होगी, किसके रेस्पेक्ट में करनी है, जिसको अपन वेरी कर रहे हैं, लोड रेजिस्टेंस को वेरी कर रहे हैं। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू RL, अर्थात PL का अवकलन कर देंगे RL के रेस्पेक्ट में, तो DPL अपॉन DRL कर दिया और उसको इक्वल टू कर देना 0। 0 करने के बाद में जो कंडीशन निकल के आती है वो है RL इजकल्स टू RTH, अर्थात ये कंडीशन है इंपॉर्टेंट, और आपको एग्जाम में भी डायरेक्ट ही कर देना, ऐसे ही लिख देना DPL अपॉन DRL इजकल्स टू 0, तो कंडीशन ये निकल के आती है। दिखाने की जरूरत नहीं है कि ये डिफ्रेंशिएशन इस तरीके से होगा, मैथ का सब्जेक्ट नहीं है, ये सर्किट है। ओके, देखो क्या कंडीशन निकल के आई है, RL इजकल्स टू RTH, अर्थात ये लोड रेजिस्टेंस किसके बराबर हो जाए, इस इंटरनल रेजिस्टेंस के। इस इंटरनल रेजिस्टेंस को सोर्स रेजिस्टेंस कह सकते हैं, थेवेनिन रेजिस्टेंस कह सकते हैं, है ना, जो कहें वो ठीक है। इस नेटवर्क के अंदर का रेजिस्टेंस है ये अपने हाथ में नहीं है वेरी करना, ठीक है, अपने हाथ में वेरी करना है लोड रेजिस्टेंस को। तो ये लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू अपन एडजस्ट करके कम ज़्यादा करके किसके बराबर कर दें, इस RTH के बराबर कर दें, तब उस कंडीशन में यहाँ मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगी। कितनी होगी वो अभी अपन देखते हैं, लेकिन कंडीशन क्या होगी, RL बराबर RTH हो तब मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगी। तो ये क्वेश्चन अपने से पूछा जाता है कि RL की वैल्यू कितनी करें कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र हो, RL की वैल्यू RTH के बराबर कर दें, अर्थात लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस, सोर्स रेजिस्टेंस या थेवेनिन रेजिस्टेंस जो कहें उसके बराबर कर दें। तो मैंने लिखा भी, अर्थात लोड रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू सोर्स रेजिस्टेंस। यदि AC के केस की बात करेंगे तो जो लोड रेजिस्टेंस है वो थेवेनिन रेजिस्टेंस का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा, अर्थात यदि थेवेनिन इम्पीडेंस A प्लस JB है तो लोड इम्पीडेंस A माइनस JB होगा, कहने का मतलब ये है। तो वो AC के केस में बाद में पढ़ेंगे, अभी अपन DC के केस की बात करें, अभी तक अपन DC ही पढ़ा है ना। तो अब देखते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगी कितनी। कंडीशन तो अपन ने निकाल ली कि RL की वैल्यू किसके बराबर कर दो, RTH के बराबर कर दो, ठीक है। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगी कितनी, तो पावर का फॉर्मूला था I स्क्वायर इंटू RL, तो I की वैल्यू कितनी थी, VTH अपॉन RTH प्लस RL इंटू RL, यही था ना। तो RL की जगह मैंने RTH पुटअप कर दिया, देखो यहाँ भी RTH लिख दिया और यहाँ भी RTH लिख दिया, तो ये हो गया 2RTH। अब इसका स्क्वायर करना है तो VTH का स्क्वायर हो गया, नीचे 2RTH का स्क्वायर करेंगे तो हो गया 4RTH का स्क्वायर, और इंटू RTH बाहर था, RTH बाहर हो गया, एक RTH से एक RTH कट गया, तो मैक्सिमम पावर निकल के आई VTH का स्क्वायर अपॉन 4RTH। ओके, RTH की जगह RL भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, RTH बराबर RL, RTH बराबर RL, तो RTH की जगह आप RL भी लिख सकते हो, तो VTH का स्क्वायर डिवाइड बाई 4RL। ओके, इन दिस कंडीशन आपसे यदि पूछा जाए कि
इफिशियंसी कितनी होगी, जब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रही हो तो इफिशियंसी कितनी निकलने वाली है। ओके, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ, कैलकुलेशन से तो आप कर ही सकते हो, डायरेक्ट निकालने का तरीका बताता हूँ। देखो, यहाँ से अपन ने पावर ट्रांसफ़र की, पावर डिलीवर की, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस बराबर है, तभी तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगी। ठीक है, उस केस के अंदर जितनी पावर यहाँ पर कंज्यूम हो रही है उतनी ही पावर यहाँ पर होगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों रेजिस्टेंस बराबर है, अर्थात लोड पर हमें आधी पावर मिली। जैसे यहाँ से 100 वॉट गई तो 50 वॉट यहाँ आई और 50 वॉट यहाँ आई, तो आधी पावर मिली ना 100 की। तो इफिशियंसी कितनी होगी? इफिशियंसी देखी जाती है आउटपुट पर पावर कितनी है, तो आउटपुट पर पावर आधी आई है, जितनी सोर्स ने डिलीवर की है उससे आधी, तो इफिशियंसी कितनी होगी? 50%। ठीक है, निकालने का तरीका ये देखिए, ये है निकालने का तरीका। नीटा इजकस टू आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट कितना है VTH के स्क्वायर अपॉन 4RTH, इनपुट कितना है VTH के स्क्वायर अपॉन 2RTH। कैसे है देखो, दोनों के ऊपर बराबर बराबर पावर जाएगी तो टोटल इनपुट पावर कितनी होगी, तो जितनी लोड पे गई है उतनी ही इंटरनल रेजिस्टेंस पे जाएगी, तो मतलब हमने 2 से गुणा कर दिया तो ये वैल्यू आई। इसको सोल्व करेंगे 1/2 आएगा इंटू 100%, तो नीटा की इफिशियंसी आ गई 50%। अब मैं इसको एक एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ, इजीली समझ में आएगा। क्वेश्चन है 20 वोल्ट की एक बैटरी है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है, यहाँ पर मैंने लोड कनेक्ट कर दिया। आपसे क्वेश्चन किया गया है कि लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो, कहाँ? इस लोड पर। तो अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ के आए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम की, इसकी वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल ही होनी चाहिए। तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? 2 ओम, तो RL की वैल्यू कर दो आप 2। इस केस में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी। ठीक है, एक चीज़ तो आपने बिल्कुल सही बता दी। सेकंड क्वेश्चन ये है कि पावर कितनी ट्रांसफर होगी, मैक्सिमम पावर कितनी होगी, उसकी वैल्यू बताओ। तो वैल्यू क्या है? P मैक्सिमम निकालना है, तो फॉर्मूला तो क्या है? I स्क्वायर इंटू R। अपने को कोई दिमाग नहीं लगाना है, I की वैल्यू निकालो पहले। तो I इक्वल्स टू हो गया V अपॉन R। तो V की वैल्यू है 20 और R की वैल्यू 2 और 2 कितना हो गया? 4, 4 5 20, 5 एम्पियर आई। तो पुट कर दो, और रेजिस्टेंस किस पर निकालनी है? RL पर निकालनी है, तो RL की वैल्यू रख देंगे। तो P मैक्सिमम आ गया अपना निकल के I स्क्वायर, तो 25 इंटू RL की वैल्यू कितनी है? 2 ओम, तो यहाँ रखते हैं 2, तो कितनी आ गई? 50 वॉट। ओके, अब बताओ इस सोर्स ने पावर कितनी डिलीवर की है, ट्रांसफ़र कितनी की है? तो वोल्टेज कितना है? 20 वोल्ट। करंट कितनी गई है? अभी निकाला हमने यहाँ 5 एम्पियर। तो करंट गई है यहाँ से 5, सीरीज में करंट सेम ही रहेगी 5 एम्पियर। तो कितनी पावर डिलीवर की है इसने? P इक्वल्स टू 20 इंटू 5 अर्थात 100 वॉट। सोर्स ने डिलीवर की है 100 वॉट, आउटपुट पर हमें मिली कितनी है? 50 वॉट। तो इफिशियंसी बताओ। इफिशियंसी होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आउटपुट पर पावर कितनी मिली है हमें? आउटपुट पर पावर मिली 50, इनपुट कितनी थी? 100। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इस 100 से 100 कट गया, तो आंसर आ गया 50%। तो एग्जाम्पल से इजीली समझ में आया होगा, इसलिए मैंने इसको एग्जाम्पल से सोल्व किया। अब एक थ्योरम और रहेगी, टेलीगन थ्योरम। तो टेलीगन थ्योरम को देखते हैं और लेक्चर को फिनिश। टेलीगन थ्योरम से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो ये है कि ये थ्योरम हर नेटवर्क के लिए एप्लीकेबल है, हर एक नेटवर्क के लिए, लीनियर हो चाहे नॉन लीनियर हो, बायलैटरल हो चाहे यूनिलैटरल हो, टाइम वेरिएंट हो चाहे टाइम इनवेरिएंट हो, हर केस में टेलीगन थ्योरम एप्लीकेबल है। अर्थात जहाँ KCL KVL एप्लीकेबल है वहाँ टेलीगन थ्योरम एप्लीकेबल है। ठीक है, बाकी थ्योरमों में ऐसा कुछ नहीं है। तो ये क्वेश्चन आता ही आता है, आपसे पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी थ्योरम है जो नॉन लीनियर यूनिलैटरल सबके लिए एप्लीकेबल है, तो टेलीगन थ्योरम। ओके, एक चीज़ हो गई, एक क्वेश्चन तो यही बनता है। सेकंड क्वेश्चन है कि इसका स्टेटमेंट क्या है। तो स्टेटमेंट के रूप में आप सिंपल सा याद रखो, सिग्मा P इक्वल्स टू 0। ये पावर के बारे में बात करती है और कहती है कि किसी सर्किट के अंदर किसी भी टाइम पर किसी भी इंस्टेंट की बात करती है ये, कि किसी इंस्टेंट पर टोटल पावर का सम 0 होता है। अर्थात जितनी पावर सोर्स डिलीवर करते हैं उतनी पावर बाकी जितने भी एलिमेंट उसके अंदर लगे हैं एब्जॉर्ब करने वाले, वो उस पावर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अर्थात एनी टाइम, किसी भी टाइम पॉइंट पर जितनी पावर डिलीवर होती है उतनी ही पावर एब्जॉर्ब हो जाती है। तो ये स्टेटमेंट है टेलीगन थ्योरम का। तो किसी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में संपूर्ण इंस्टेंटेनियस पावर का योग 0 होता है। तो सिग्मा VK इंटू I के, ये क्या होगी? पावर। तो आप लिख सकते हो सिग्मा ऑफ P इज इक्वल्स टू 0।
ठीक है। ये सारी ब्रांचों के अंदर जितनी भी ब्रांचें हैं उनका सम कर लेंगे, इक्वल्स टू क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। अर्थात किसी समय पर नेटवर्क में एक्टिव सोर्स के द्वारा सप्लाई की गई पावर और पैसिव एलिमेंट्स के द्वारा एब्जॉर्ब की गई पावर बराबर होती है। तो इन दोनों पॉइंटों से ही क्वेश्चन पूछते हैं। एक तो यही क्वेश्चन पूछते हैं कि कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, तो ये हर प्रकार के नेटवर्क में एप्लीकेबल है। और ये बताती किसके बारे में है, पावर के बारे में, कि किसी भी सर्किट के अंदर सम ऑफ ऑल द पावर एट एनी इंस्टेंट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जिसमें अपन थ्योरम्स के बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। तब तक आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।